हेलो भाई दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। भाई मैं आशीष कर्णवाल सेलेक्टेड हूँ पोस्टल असिस्टेंट 2017 बैच से सीएचएसएल से, और 2015 बैच से मैं एएफएचक्यू में था। 2.5 साल मैंने वहाँ पे जॉब करी। 2018 में वहाँ पे सिलेक्ट हुआ था, अभी 2020 में सितंबर में यहाँ पे आया हूँ पोस्टल असिस्टेंट। तो भाई इस वीडियो में जो मैं आज मतलब बना रहा है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि डीवी कैसे हुआ है, डिपार्टमेंट कैसे अलॉट होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट के बाद ये सब चीज़ें कैसी होती है, अटेस्टेशन फॉर्म, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल, मतलब मैं ए टू जेड बताने की कोशिश करूँगा। एग्जाम्पल मैं एसएससी सीएचएसएल का लूँगा, और आप जो है सीजीएल, स्टेनो या जो भी एसएससी को छोड़ के यानी कि रेलवे वगैरह जिसमें भी है, आप ए टू जेड उसी से लिंक कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एसएससी सीएचएसएल को लेकर चलूँगा, बाकी आप सीजीएल वगैरह हर चीज़ में इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि टोटल फाइनल जो हुआ है वो किस तरीके से है। तो थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ पहले एसएससी सीएचएसएल, क्योंकि उसके काफ़ी अभी मतलब फॉर्म्स वगैरह निकले हुए थे, अभी उसका अप्रैल में पेपर भी है, तो उसकी ज़्यादा डिमांड है कि भाई उसका एग्जाम्पल लेकर ब्रीफ कर दियो कि किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो भाई टीयर 1 में आपको पता ही है 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, उसका कट ऑफ लग जाता है। फिर टीयर 2 होता है, वो 100 नंबर का होता है, उसका फिर कट ऑफ लग जाता है टीयर 2 के बाद। तो हमारा जो मेरिट बनता है वो 300 में से ही बनता है। फिर टाइपिंग का वो कट ऑफ लगा देते हैं, टाइपिंग हो जाती है। टाइपिंग के बाद फिर हमारा आता है डीवी का, कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोगों को बुला लेते हैं। वो काफ़ी जैसे 5,000 वैकेंसीज़ है, तो उसका 3 गुना के आसपास, 3 या 4 गुना के आसपास, वो 3 गुना ही मंगाते हैं। टाइपिंग होने के बाद 3 गुना बंदे वो डीवी के लिए बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही आपका डिपार्टमेंट वो लोग भरवाते हैं। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि एल डी सी एच एस एल के अंदर बेसिकली 3 पोस्ट हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसे हम एक दो मिनिस्ट्रीज़ में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी बोलते हैं, और एक आता है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर एक कैग में, एक अदर देन कैग में। वैसे पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। डाटा एंट्री ऑपरेटर और पोस्टल असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे होता है, एलडीसी 1900 ग्रेड पे होता है। एन जो एलडीसी है वो मेनली मिनिस्ट्रियल जॉब है, कि उसमें ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज़ के अंदर एलडीसी की जॉब है। पोस्टल असिस्टेंट हमारे पोस्ट ऑफिस के होते हैं, इसमें लोकल में मिलने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। अगर नहीं भी मिली तो आप 3 साल में अपने लोकल पोस्ट ऑफिस, लोकल अपने डिवीज़न में जा सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर कैग वाला, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके अंडर में ये अपना होता है। तो बेसिकली ये भी 2400 ग्रेड पे की जॉब है। तो ये थोड़ा मैंने ब्रीफ आपको दिया है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपके मेन मेन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो लोग देखते हैं। तो डीवी के टाइम आपको क्या है कि पहले तो डीवी से पहले ही आपको वो एक फॉर्म एसएससी की साइट पे डाल देंगे, जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट अलॉटमेंट फॉर्म। एलडीसी के अंदर 45 डिपार्टमेंट है। ऐसे ही पोस्टल असिस्टेंट पी का एक वो दे देंगे, वो सीरियल। वो मैं आपको इस स्लाइड में आप देख लो यहाँ पे किस तरीके से भरना होता है पूरा एज इट इज़। कैसे मतलब जो है मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि कैसे इसको भरना होता है। आपको क्या करना है कि पहले वो लिस्ट देख लो कि कौन से सीरियल पे कौन सा डिपार्टमेंट दे रखा। फॉर एग्जाम्पल AFHQ उन्होंने L01 पे दे रखा, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस अगर AFHQ है तो आप इस फर्स्ट बॉक्स में L01 भर दोगे। ऐसे ही अगर आपको उसके तुरंत बाद पोस्टल असिस्टेंट जैसे P47 पे दे रखा, तो आप भर दोगे P47। तो ऐसे ही आपको ना एज इट इज़ कोई भी जो स्पेस है यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ना, आपको सारा A to Z भरना है ये, क्योंकि आपको ना आपके मार्क्स के हिसाब से डिपार्टमेंट अलॉट होगा। अब डीवी में वो क्या क्या चीज़ देखेंगे, डीवी में देखेंगे वो एक तो आपकी 10th की मार्कशीट, अगर आप सीबीएसई से हो तो 10th की जो मार्कशीट और आपकी सर्टिफिकेट बोलते हैं वो एक में ही होता है। 12th में आपका सर्टिफिकेट अलग और मार्कशीट अलग, इस तरीके से होता है। बाकी अगर आपको देखना है कि सर्टिफिकेट अलग है मार्कशीट अलग है, तो आप मार्कशीट के ऊपर देखो कि अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में है तो उसमें ऊपर लिखा आएगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, यानी कि दोनों उसी में ही है। और अगर अलग अलग होंगे तो उसके ऊपर खाली मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट होगा वो अलग से उसके ऊपर सर्टिफिकेट लिखा आएगा। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स आपके जो सीएचएसएल में चेक हो गए। अगर आप सीजीएल में हो तो आपको ग्रेजुएशन देखा जाएगा कि कम आपके ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स। बाकी अगर आप कैटेगरी से हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाएगा, रेस्पेक्टिव जो जो भी आप कैटेगरी में हो। एसटी हो तो एसटी वाला देखा जाएगा, एससी हो तो एससी वाला, ओबीसी हो तो ओबीसी वाला। तो और अगर ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस वाला देखा जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। और आपका बेसिकली एक आपकी मेन आईडी होनी चाहिए। आधार कार्ड आजकल मतलब मेन है, लेकिन आप कोई भी ओरिजिनल आईडी दिखा सकते हो, और उनकी हर एक की एक दो फोटोकॉपी वो लोग जमा करवा लेते हैं। आपकी एक सेपरेट अलग से एक फाइल तैयार होती है, जिसकी मतलब 2-3 फाइलें तैयार होती है। एक तो एसएससी अपने पास रख लेगी, एक जो आपको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अलॉट होगा उसके पास भेजेगी।
तो उसके बाद क्या होता है, जैसे आपका डीवी हुआ और आपने अपने मतलब डिपार्टमेंट भर दिया कि मार्क्स के हिसाब से कि मैंने पहले नंबर पे रखा, दूसरे पे ही, तो आप ये नहीं कि आपको पहले ही नंबर वाला मिल जाएगा। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा डाउट्स है बच्चों के अंदर कि डिपार्टमेंट कैसे अलॉट होता है। आपको मैं बता दूं कि डिपार्टमेंट की भी अलग अलग कट ऑफ लगती है जिस टाइम लास्ट फाइनल रिजल्ट आता है। अब ये कैसे होगा, मान लो AFHQ के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 70 वैकेंसी है, UR की 70 वैकेंसी हुई, तो जैसे जो अब मतलब ठीक ठाक मार्क्स वाले हैं 70 बंदों ने या 100 बंदों ने AFHQ भर दिया, तो जो ऊपर से आएगा ना, जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको वो डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा। वो अलग बात है कि आपने पहले नंबर पे AFHQ भरा, वो आपको नहीं मिलेगा। जिसके जो ज़्यादा मार्क्स, मतलब वही है कि मार्क्स कम प्रेफरेंस बेसिस पे के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एक तो आपकी प्रेफरेंस और एक आपके मार्क्स ज़्यादा, इसके ऊपर डिपार्टमेंट अलॉट होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर फाइनल कट ऑफ, एक मिनिमम फाइनल कट ऑफ होता है कि जैसे एक 200 पे फाइनल कट ऑफ लग गया मिनिमम, कि आपको जो सबसे नीचे वाला डिपार्टमेंट है होगा, अगर 200 से नीचे वाले तो निकल ही जाएंगे, और अगर आपने प्रेफरेंस रखे और आपके 200 से ज़्यादा मार्क्स है तो आपको कोई सा ना कोई सा डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा जिसका लिस्ट कट ऑफ होगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि मार्क्स कम प्रेफरेंस बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट मिलता है। ठीक है, तो मान लिया फॉर एग्जांपल आपने पोस्टल असिस्टेंट फर्स्ट चॉइस थी और आपको पोस्टल असिस्टेंट आप अलॉट भी हो गया कि आपको पोस्टल असिस्टेंट मिल गया। ठीक है, तो फाइनल लिस्ट में आपके मार्क, उसके जो फाइनल लिस्ट निकलेगी उसके सामने आपका लिखा जाएगा P47, मतलब फॉर एग्जांपल कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो P47 पे था, तो आपको आपके मार्क्स के हिसाब से आपको पोस्टल असिस्टेंट मिल भी गया। ठीक है, तो अब पोस्टल असिस्टेंट जैसे, या मान लो AFHQ आपको मिल गया, फॉर एग्जांपल आपको AFHQ मिल गया, तो SSC क्या करेगी, फाइनल लिस्ट जैसे निकली 5000 बच्चों की, उसमें जो इनको बाहर होना था बाहर हो गए, बाकी सबको उसमें फाइनल लिस्ट में पता चल जाएगा कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट उसके मार्क्स के हिसाब से और उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से अलॉट हो गया। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि DV के टाइम भरवाई जाती है, और ऐसे फॉर्म में जैसे मैंने आपको दिखाया उस तरह का फॉर्म होता है, वो आप भर के लेके जाते हो, वो जमा नहीं कराते, लेकिन आपको वहाँ पर कंप्यूटर पर भरवानी होती है। वो फटाफट बोलेंगे कि आप बोलते चले जाओ, तो आप बोलेंगे L24, L25, L1, मतलब जो आपका सीरियल है ना, आप उस तरीके से बोलोगे। आपने बोला कि P47, D01, D02, इस तरीके से होता है, तो आप फटाफट बोलते चले जाओगे, वो कंप्यूटर में भरता चले जाएंगे। इस तरीके से होता है। फिर जैसे आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो गया कि भाई आपको AFHQ अलॉट हो गया दिल्ली, तो उसके बाद क्या होगा कि SSC क्या करेगी, यहाँ से ना SSC का काम खत्म हो गया। जैसे उसने फाइनल रिजल्ट निकाला, नॉमिनेशन लिस्ट निकाली कि आपको ये डिपार्टमेंट, वहाँ से SSC का काम क्या है कि SSC डोजियर्स जो है उस अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज देगी, जिसको जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ उसकी फाइल उस डिपार्टमेंट में भेज देगी। तो फिर सारा काम जो A to Z है ना वो डिपार्टमेंट के ऊपर है। यहाँ से SSC का रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अगर किसी का केस ही फंस गया है कुछ वैसा है तो ही जो डिपार्टमेंट है वो SSC के पास वापस आएगा, नहीं तो यहाँ तक SSC का काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। फिर डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट जैसे आपके पास आए, जैसे डिपार्टमेंट के पास पूरा का पूरा अपना उनका आ गया कि हमारे पास ये बच्चे हैं टोटल, तो वो क्या करेंगे, आपके पास एक अटेस्टेशन फॉर्म भेजेंगे। अटेस्टेशन फॉर्म होता है, उसमें आपके पूरे पर्टिकुलर्स मांगे जाते हैं, क्या नाम है, कहाँ कहाँ आप रहे हो, पूरा मतलब वो तो आपको पता है। बेसिकली आप SSC निकाल के जा रहे हो तो आपको उसमें 5 फॉर्म होते हैं अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर, कहीं कहीं 2 होते हैं, कहीं कहीं 3 होते हैं। वो अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ले रहे हैं। तो आपको अपने पूरे पर्टिकुलर्स भर के भेजने होते हैं, और विद इन 1 मंथ या वो टाइम दे देंगे, प्रिस्क्राइब टाइम दे देंगे कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा बाई पोस्ट या बाई स्पीड पोस्ट जैसे भी आपको भेजना है, आप वो एक एड्रेस दे देंगे, उस पर आपको पोस्ट करने होते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे वहाँ पे चले गए, अटेस्टेशन फॉर्म आपका चला गया, उसके बाद ये कुछ डिपार्टमेंट्स पुलिस वेरिफिकेशन पहले ही करा लेते हैं। जैसे अपना AFHQ है, ये पहले ही पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हैं, तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आपको एक ऑफर लेटर भेजा जाता है, जिसके साथ पीछे 2 मेडिकल लेटर लगे रहते हैं। अब ये मेडिकल का क्या सीन है, ये बड़ा ध्यान से सुनना कि मेडिकल में क्या है। आपका जो मेडिकल, कुछ डिपार्टमेंट मेडिकल पेपर साथ में ही भेज देते हैं, कुछ डिपार्टमेंट का क्या है कि वो एक रेस्पेक्टिव, जैसे दिल्ली के अंदर है, वो बोल देंगे कि RML हॉस्पिटल से आपको सभी बंदों को मतलब अपना मेडिकल फॉर्म भर। उसमें ऐसा नहीं है कि आपसे रनिंग कराएंगे, ऐसा है। कुछ डिपार्टमेंट है CBI वगैरह जिसमें थोड़ा बहुत देखते हैं फिजिकल भी, लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में नॉर्मल मेडिकल होता है कि आप CMO से सिर्फ साइन करा के ले आओ, और वो थोड़ा बहुत जो 1-2 टेस्ट उनको, जैसे आई साइट का हो गया, और उससे भी आप बाहर निकलने वाले नहीं हो। वो बस सिर्फ एक उनके पास है कि आपकी हेल्थ कैसी है, किस तरीके से है। ठीक है, तो मेडिकल का यही सीन है कि आपको वो एक या तो हॉस्पिटल दे देंगे कि आप इस वाले हॉस्पिटल से आप करा के लेके आ जाओ,
जो वहीं पे होगा, या फिर आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ से, ठीक है, आप वहाँ पे जाओगे, वो आपको मेडिकल बना के दे देंगे। फिर उसमें एक टाइम लिमिट होती है कि आप इससे पहले पहले आप आके ज्वाइन कर लो विद मेडिकल। तो आप वो मेडिकल लेके जाओगे, वहाँ पे जाओगे, जिस दिन आप वहाँ पे रिपोर्ट कर दोगे मेडिकल के साथ, उस दिन आपका ज्वाइनिंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी, आपकी सैलरी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद वो अगर कौन सा डिवीज़न आपको दे, चाहे उसमें 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, वो एक अलग केस है, लेकिन जिस दिन आपने जाकर रिपोर्ट कर दिया उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था पूरा प्रोसीजर फाइनल रिजल्ट के बाद से, डीवी के बाद से लेके अपना फाइनल क्या ज्वाइनिंग तक। कितना टाइम लग जाता है इसमें? अच्छा, बेसिकली आजकल वैसे मेनली 2 साल तो मिनिमम मान के चलो कि 2 साल तो लग ही रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट भी 4 से 5 महीने ले ही लेता है, उसके भी प्रोसीजर है कई सारे कि वो प्रोसीजर उनको फॉलो करने होते हैं। अब ऐसे ही तो वो भी तो भर्ती नहीं करते। और हाँ, एक बात और कि जिस टाइम आपका डिपार्टमेंट आपको बुलाता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और वो भी एक एक फ़ोटोकॉपी रख लेते हैं। बाकी इससे अलग अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी है, इसकी काफ़ी क्वेरीज थी मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा कि चलो शुरू से आखिरी तक, और मैं अपने चैनल पे वही वीडियोस अपलोड करता हूँ जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स के जो अंदर डाउट चल रहे हैं, जिनको वो नहीं पूछ पाते, वो क्लियर हो सके। तो और इसीलिए मैं ये वीडियो बना लेके आया हूँ कि वो उनको ये सब चीज़ें पहले से पहले ही पता चले, कि मैक्सिमम का ये डाउट्स होता है कि कैसे डिपार्टमेंट अलॉट होगा। तो मैं आपको बता दूँ, डिपार्टमेंट अलॉट जो होता है वो मार्क्स कम प्रेफरेंस बेसिस के ऊपर होता है। मान लिया किसी के 270 मार्क्स हैं और उसने पोस्टल असिस्टेंट भर दिया, तो उसको पोस्टल असिस्टेंट अलॉट हो जाएगा अगर उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अब उसकी प्रेफरेंस था पोस्टल असिस्टेंट की और वो बाद में सोचने लगे कि एलडीसी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो मार्क्स कम प्रेफरेंस बेसिस के ऊपर आपको डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं। तो बाकी सीजीएल में भी ऐसा ही है, वहाँ पे भी मार्क्स कम डिपार्टमेंट बेसिस के ऊपर, मार्क्स कम प्रेफरेंस बेसिस के ऊपर आपको मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैक्सिमम अगर आप जिस भी टॉपिक के ऊपर बोलोगे जिसमें आपके सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं, मैं वही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और भाई वीडियो को शेयर करने की कोशिश करियो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू भाई।